नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल भरे दौर में हमने देखा कि डॉक्टर्स आगे आकर के उन्होंने देश के लोगों को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत की और फ्रंट लाइन पर आकर के उन्होंने काम किया। और इसीलिए डॉक्टर्स डे पर आज सभी देश की जनता डॉक्टर्स को सलाम कर रही है और इंडिया न्यूज़ भी इसीलिए इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनको नमन करता है, उनको याद करता है और साथ ही साथ उनके द्वारा जो काम किए गए उनको सराहता भी है। और इसीलिए आज हमारे साथ एक डॉक्टर्स का खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहा है। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ डॉक्टर दमनजीत कौर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जो कि श्री गुरु नानक अस्पताल से हैं। बहुत स्वागत है दमनजीत कौर जी आपका कार्यक्रम में। और एपेक्स अस्पताल पलवल से डॉक्टर अंकुर धीमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंकुर, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। मैं शुरुआत डॉक्टर अंकुर आपसे ही करना चाह रहा हूँ। कोरोना संक्रमण का मुश्किल भरा दौर, जिसमें हमने देखा कि बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों पर इसका असर देखने को मिला। लेकिन इस दौरान कई चुनौतियां रहीं और उन चुनौतियों को पार पाते हुए हमने देखा कि आप सभी डॉक्टर्स की जो मेहनत थी उसकी वजह से आज देश के जो नागरिक हैं वो बच पाए हैं, सुरक्षित हो पाए हैं और दूसरी लहर के खतरे से हम बाहर आते चले जा रहे हैं। लेकिन ये जो चुनौतियां थी, क्या चुनौतियां थी आपके सामने, मुश्किलात क्या थी, परेशानियां क्या आई थी आपके सामने सर? डॉक्टर अंकुर धीमान। डॉक्टर अंकुर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अंकुर, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अंकुर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, कुछ खामी आ रही है, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में दमनजीत कौर भी कार्यक्रम में बनी हुई हैं। दमनजीत कौर, आपको क्या नज़र आता है, क्योंकि चुनौतियां बहुत अलग थीं और पहला ऐसा ये वायरस जो कि हमने पहली बार अनुभव किया, पहली बार उसको देखा, समझा, लेकिन इस सब के बावजूद शुरुआती दौर में बहुत हद तक मुश्किलात थीं। कनेक्शन में इशू है। दमनजीत कौर जी। जी। अरे आपकी क्लियर क्लैरिटी नहीं है। दमनजीत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बहुत धीमे आवाज आ रही है सर आपकी। चलिए, मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं दमनजीत जी। अभी मुश्किल भरे दौर से हम बाहर निकले हैं, दूसरी लहर का खतरा धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है और इस दूसरी लहर से हम बाहर आते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या नजर आता है इसमें? बहुत हद तक चुनौतियां थी, बहुत मुश्किलें थी, उन सब से पार पाया। बिल्कुल जी, एक्चुअली ये नया वायरस है, नई डिजीज है, तो शुरुआती कुछ समय तो शायद यही समझने में लग गया कि क्या दवा काम करेगी, क्या दवा नहीं काम करेगी। और सेकंड, हम लोग को, जनरल पॉपुलेशन को ये अवेयरनेस आने में टाइम लगा कि हम कैसे खुद को इससे बचा सकते हैं। काफ़ी टाइम तक हर कोई इससे डिनायल में रहा कि मुझे कोरोना नहीं होगा, सबको यही लगता था। बिल्कुल शुरुआत में अगर हम लास्ट ईयर जाए तो जिसने बाहर जाना है बाहर भी निकल रहे थे, कुछ लोग मास्क भी नहीं पहन रहे थे। मार्केट्स जब भी, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, मार्केट्स वैसे के वैसे भर रहे हैं। अब हम न्यूज़ सुन रहे हैं हिल स्टेशन में बिल्कुल कोई जगह ही नहीं है, सारे हिल स्टेशन फुल हो रखे हैं। तो डिनायल मोड रहना, शुरुआती तौर में वायरस किस तरह बिहेव करता है उस बात को समझ पाना, ये सब चैलेंजेस रहे। उसके बाद जब नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो चैलेंज, नंबर ऑफ बेड्स उतने अवेलेबल नहीं हुए, या जैसे ऑक्सीजन इतनी डिमांड हाई हो जाएगी, किसी को इसकी आशंका नहीं थी। लेकिन कैसे भी करके ये सेकेंड वेव भी लगभग निकल ही गई और अभी बहुत कम केसेस इंडिया में मिल रहे हैं। हमने पहले फेज को भी देखा, हमने पहली लहर को देखा, लेकिन इस दौरान अब जब दूसरी लहर आई तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को पहले के मुकाबले सुधार भी किया। आपको लगता है कि सुधार की ज़रूरत अभी भी है दमनजीत कौर जी? बिल्कुल सर, सुधार की ज़रूरत हमारे बिहेवियर में ही है कि हम लोग अपने आप को, मतलब जैसे जो कहते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको अपनी ज़िंदगी में ढाल ही लें। तो हम लोग मास्क पहन के ही निकलें, तभी बाहर निकलें जब हमें निकलना चाहिए।
जो लोग अभी भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे, उन्हें बिल्कुल वैक्सीनेट खुद को करना चाहिए। कोई भी सिम्पटम है, उसको हल्के हाथ में नहीं लेना चाहिए। पर्टिकुलरली जैसे हमने सेकेंड वेव में देखा, बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जिनको खाँसी-ज़ुकाम हुआ ही नहीं कभी, उनको पेट के सिम्पटम आए। तो किसी भी सिम्पटम को इग्नोर वैसे भी नहीं करना चाहिए। आज के दौर में, कोविड के दौर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनी शैली में अपनाना चाहिए और जहाँ तक हो सके हेल्दी खाना खाएँ, व्यायाम करें, योग अपनाएँ। ये सब चीज़ें अगर हम अपने आप में ढालेंगे तो हो सकता है हमें थर्ड वेव देखने की नौबत ना आए, या आए भी तो हम और अच्छे से उससे बच के निकल पाएँ। कोरोना की दूसरी लहर बहुत हद तक घातक साबित हुई। इसके लिए हुँ। आप क्या मानती हैं दमनजीत कौर जी? क्या चीज़ें ऐसी थीं, कुछ लापरवाहियाँ थीं जिसकी वजह से ये जो लहर है वो बढ़ती चली गई, उसका खतरा बढ़ता चला गया, या इसमें कुछ और चीज़ें भी आपको नज़र आईं? सर जैसे अब स्टडीज़ हुई हैं, जैसे अब पता लगा है इंडिया में सेकंड वेव ज़्यादातर डेल्टा वायरस से थी। अब उसका भी नेक्स्ट स्ट्रेन आ रहा है, जैसे डेल्टा प्लस आ रहा है। तो डेल्टा वायरस पिछले कोरोना वायरस का जो डेल्टा म्यूटेंट है, वो उससे ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ। सेकंड, इस वाले स्ट्रेन ने यंग पॉपुलेशन को भी काफ़ी हार्डली इफ़ेक्ट किया, जबकि फर्स्ट वेव में यंग पॉपुलेशन काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड थी। बहुत कम पेशेंट्स थे जो यंग उम्र के हो और उन्हें आईसीयू में आना पड़े। इस बार तो बहुत 25, 30, 40 साल के लोग जिनको कोई और बीमारी भी नहीं है, उन्हें भी आईसीयू में कुछ दिन काफ़ी दिन रहना पड़ा, काफ़ियों को वेंटिलेटर पे जाना पड़ा और कुछ बच भी नहीं पाए। तो हुँ, इस बार का जो एक तो वायरल का स्ट्रेन है, वो पिछली बार के स्ट्रेन से ज़्यादा घातक था। सेकंड, कुछ लापरवाही तो हुई ही है। लोगों ने काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पहले 10-15 दिन बिल्कुल घर पे ही रहे। वही बात फिर से बोलूँगी, डिनायल मोड में रहे कि नहीं ये है भी तो इससे कुछ नहीं होगा। या लोगों ने टेस्ट ही नहीं कराया इनिशियल स्टेजेस में। उससे क्या फ़ायदा मिलता है, ये हम लोग कोई भी डॉक्टर अभी तक मुझे लगता है समझ नहीं पाया। अगर आपको लक्षण है, आप जल्दी से जल्दी अपना टेस्ट कराइए। पॉज़िटिव है, अपनी निगरानी रखिए। कोई भी अगर आपका सैचुरेशन फ़ॉल हो रहा है, साँस फूल रहा है, तेज़ बुखार है, जो नहीं ठीक हो रहा, तो इमीडिएटली डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए। ये हुँ, अगर हम चीज़ें फ़ॉलो करते हैं, हो सकता है हम इतना सीवियर डिज़ीज़ ना देखें। हुँ। ठीक है, तो यानी कि हमें इस दौरान बहुत हद तक चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा, लेकिन एहतियाती जी। कदम हमें ज़रूर उठाने होंगे। लेकिन हमने देखा दमनजीत कौर जी, शुरुआती फ़ेज़ में पहले जब चरण में चीज़ें हम देखते चले जा रहे थे, स्थितियाँ बिगड़ती चली जा रही थीं। पहली लहर के दौरान बहुत सारे लोग टेस्ट कराने के लिए सामने नहीं आ रहे थे। इसके लिए भी बड़ी हद तक मशक्कत डॉक्टर्स को करनी पड़ रही थी, डॉक्टर्स की टीम को करनी पड़ रही जी, थी। तो वो एक फ़ेज़ था जब बहुत हद तक मुश्किलात थीं। जी। जी, उस टाइम मतलब कई बार ऐसा होता था कि जहाँ जिस डॉक्टर ने जैसे मोस्टली फिज़िशियंस की हैबिट है या करना भी चाहिए कि जब हमें लग रहा है फ़ीवर है तो हम लोग कोरोना टेस्ट एडवाइस करेंगे, तो कई बार पेशेंट वहाँ से चला ही जाता था कि मुझे ये टेस्ट नहीं कराना, मेरा इलाज मत करो पर मुझे टेस्ट नहीं कराना। ये चीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ी हार्डशिप थी, क्योंकि अगर टेस्ट ही नहीं होगा तो उसका इलाज उस हिसाब से कैसे होगा? हुँ, अब रैपिड किट्स और ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल होनी शुरू हो गई। सेकंड वेव में हमें ये आसानी रही कि छोटे शहरों में भी टेस्ट वहीं अवेलेबल थे। तो कई जगह पे विदिन 6 आवर्स भी रिपोर्ट आ जाती थी, तो उसमें डायग्नोसिस जल्दी हो जाता था। जल्दी डायग्नोसिस होने से इलाज जल्दी शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम टेस्ट नहीं कराएँगे तो डेफ़िनेटली हम बीमारी को और बढ़ावा देंगे। बीमारी हुँ। और बढ़ के ही लक्षण हमारे सामने आएँगे जब तक डॉक्टर के पास जाएँगे। बिल्कुल, और ये एक परेशानी देखने को मिली थी कि शुरुआती दौर में जब लोग टेस्ट करवाने के लिए सामने नहीं आ रहे थे, तो इसलिए जी। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि संक्रमित हो चुके थे, लेकिन उनकी जानकारी नहीं थी क्योंकि वो टेस्ट करवाने के लिए सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन ये पहली लहर जी। के दौरान ये पहली परेशानी थी, लेकिन दूसरी लहर में कुछ और परेशानी भी देखी गई। हाँ। और दूसरी लहर में दमनजीत कौर जी, आपने महसूस भी किया होगा कि वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों के मन में एक बड़ा भ्रम बना, एक लोगों के मन में जी। एक बड़ा खौफ बना, डर बना, और इसी चीज़ का जी। फ़ायदा कई लोगों ने उठाया भी, लेकिन लोग इस दौरान डरे भी। वैक्सीन को लेकर के अलग-अलग तरीके की भ्रांतियाँ लोगों के मन में बनाई गईं। वो सब दूर करना भी ये दूसरी बड़ी चुनौती थी। एग्ज़ैक्टली जी, बिल्कुल। शायद जैसे डॉक्टर्स का वैक्सीनेशन इस साल हमारे देश में जनवरी में शुरू हो गया था। तो मोस्टली डॉक्टर्स ऑलमोस्ट मार्च एंड तक मोस्टली
इंडिया के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, दे वर वैक्सीनेटेड। लेकिन फिर भी जनता को काफ़ी देर लगी इस बात समझने में कि हमें वैक्सीनेट करना है। जनरल पॉपुलेशन के लिए भी मार्च ऑनवर्ड्स जैसे वैक्सीनेशन शुरू हो गया था, लेकिन बहुत कम लोग थे जो उसके लिए सामने आए। हम ये बात बिल्कुल समझते हैं कि जो अगर वैक्सीनेशन ड्राइव को सबने अगर अच्छे से सहयोग दिया हो और ये भ्रम ना फैले हों, तो जैसे अप्रैल मई में इतना डिवास्टेटिंग इफेक्ट आया कोविड का, शायद ये टल जाता। और हम्म। अब भी यही है, जनता से यही अनुरोध है कि जितना हो सके बढ़-चढ़ के वैक्सीनेशन में हिस्सा लें, दोनों डोज़ वैक्सीन के लिए। वैक्सीनेशन ही एक ज़रिया है जिससे हम कोविड से बच सकते हैं। हम्म, ठीक है। लेकिन इस दौरान बहुत सी और भी मांगे थी जो कि डॉक्टर्स के द्वारा भी अक्सर उठाई जाती रही हैं। डॉक्टर्स डे है और हम ये देख रहे हैं कि बहुत हद तक मुश्किलें डिपार्टमेंट के भीतर भी होती हैं और बहुत हद तक डॉक्टर्स की कमी को लेकर के भी एक बड़ा संकट फिलहाल देखने को मिला था। क्या ये भी एक फेस है, ये भी एक चीज़ें हैं जिससे जूझते हैं डॉक्टर? क्योंकि पर डॉक्टर के ऊपर जो पेशेंट्स की संख्या हो जाती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में उतना देखभाल करना, उनके बारे में जानकारी हासिल करना, ये भी थोड़ी मुश्किलें होती हैं। जी, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम है। ये ऐसे पैंडेमिक एक तरह से 100 साल के बाद आया है। ऐसा फ्लू पहले स्पेनिश फ्लू आया था जो ऑलमोस्ट 100 इयर्स पहले आया था। तो नोबडी इज़ प्रिपेयर्ड फॉर इट। कोई भी जगह, कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल, एडमिनिस्ट्रेशन, हर किसी के लिए ये चीज़ एक तरह से नया था। तो डेफ़िनेटली नंबर ऑफ डॉक्टर्स एज़ कंपेयर टू पेशेंट उस समय लगता है कि अभाव है। लेकिन जितने भी डॉक्टर हैं, जितने अवेलेबल हैं, सबने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जितना काम कर सकते हैं करें और जितनी कमी है उसको ना महसूस होने दिया जाए। हम्म, ठीक है। तो इन कमियों को महसूस नहीं करना है और डॉक्टर्स के लिए इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि वो अपने गम को भुला करके देश के और प्रदेश के लोगों को उनकी जान को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ही दिन रात मेहनत करते रहे। और इसलिए कई बार डर भी होता होगा दमनजीत कौर जी, आप अपना परिवार भी होता है, उनके संक्रमित होने का डर भी मन में एक बना रहता है। लेकिन इस सब के जी, बावजूद पेशेंट्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है। जी, बिल्कुल ऑलमोस्ट जैसे मैं अगर अपना देखूँ तो जैसे ही हमारे यहाँ पे जैसे कोविड के नंबर ऑफ पेशेंट्स आने शुरू हुए, तो मैंने खुद को अपने आप को अपने परिवार से अलग कर लिया। मेरा बच्चा 4 साल का है, उसे भी अपने आप से दूर ही रखा क्योंकि डर रहता है कि बच्चों को या जैसे माँ-बाप है घर में उनको हमसे संक्रमित ना हो। तो घर में सब लोग अगर डॉक्टर हैं तो हम में से जो भी अगर पेशेंट देख रहा है वो और जो नहीं देख रहा और मेरे को लगता है हर डॉक्टर ने अपनी तरफ से ऐसे ही किया होगा। अपने बच्चों को, अपने माँ-बाप को खुद से उस समय दूर रखा ताकि हम लोग उनकी बीमारी का कारण ना बनें। हम्म। ये अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। तो एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ काम भी है, तो ये इस सब को मैनेज कैसे किया गया इस दौरान? अ, सब बस वही भगवान का ही सपोर्ट रहता है शायद मैनेज करने में। उससे ज़्यादा चैलेंज उस टाइम हो जाता है जब खुद का परिवार भी संक्रमित हो जाए। तो आप पेशेंट भी देख रहे होते हो, परिवार को भी देख रहे होते हो, उस टाइम आप डॉक्टर भी हो, उस टाइम आप अटेंडेंट भी हो। दोनों चीज़ को मैनेज करना सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। शायद ईश्वर की कृपा ही रहती है और परिवारजनों का जो मॉरल सपोर्ट रहता है, वही आपको इस चीज़ से निकलने में हेल्प करता है। हमने देखा कि ग्राउंड पर जाकर के जब डॉक्टर्स की टीम पहुंचती थी, चाहे वो टेस्टिंग को लेकर के हो, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर के हो, कई बार ऐसा होता था कि लोगों का विरोध भी देखने को मिलता था। आते थे, वो टेस्ट नहीं करवाते थे, वैक्सीनेशन को लेकर के मना कर दिया जाता था, इनकार कर दिया जाता था। तो वो फेज़ भी था जिसमें मुश्किलात बहुत जी, हद तक बढ़ चुकी थी, समझाना लोगों को जी, मुश्किल हो गया था। जी, जी, जी। वही इस सब का हल जागरूकता ही है जी। सबसे अच्छा माध्यम जैसे आप लोग कर रहे हैं आप हर हर दिन जैसे रेगुलर ओपीडीज़ करते हैं अपने चैनल पे और सोशल मीडिया अवेयरनेस है। जागरूकता जितनी पब्लिक में आएगी क्योंकि पब्लिक के लिए भी ये बीमारियाँ नहीं हैं और अगर कोई भी कुछ भी बोल देता है तो वो कई बार बिना साइंटिफिक बात को नॉन साइंटिफिक बात को ज़्यादा जल्दी मान लिया जाता है। भ्रम ज़्यादा जल्दी फैलते हैं हमारी सोसाइटी में। तो उसका हल यही है कि जो सही बात है हम उसको भी ज़्यादा फैलाएँ और हुँ, उस माध्यम से फैलाएँ जिसको वो ज़्यादा जल्दी मान सकें, सच मान सकें। जैसे जो जनता के लेवल पे ही वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स जो
गाँव में ही काम करते हैं, हमारे आशा वर्कर्स हैं, उन्होंने काफ़ी इसमें काम किया। जो पब्लिक पीएचसीज़ होती हैं, उसके लेवल पे जो डॉक्टर्स रहते हैं, उन्होंने घर-घर जाके सबने हेल्प करा। इनको अवेयर करने की कोशिश की। लोकल जो लीडर्स हैं, वो सामने आए, लोकल एनजीओज़ सामने आए, तो शायद जनता इन सब चीज़ों को और अच्छे से समझ पाई और कुछ हद तक वैक्सीनेशन ड्राइव को प्रमोशन मिला। और इसीलिए आप ये बार-बार कहा गया कि जागरूकता बहुत हद तक ज़रूरी है। इसके लिए जी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर इस कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों को सुरक्षित रखना था, तो पहला तो यही कि कोरोना नियमों का पालन करना है, आप जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनको फॉलो करना है, और दूसरा सबसे ज़रूरी जो कि टीकाकरण था। और टीकाकरण के जी, लिए और इन दोनों ही कार्यक्रमों के लिए जो डॉक्टर्स की टीम है वो दिन रात मेहनत करती रही कई जगहों पर, जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने भी बताया, दमनजीत कौर इस बारे में बता भी रही थी कि कई फेस ऐसे भी आए थे जब आप ग्राउंड पर पहुंचते थे, लोग वहां पर समझ नहीं पाते थे, जागरूकता की कमी फिलहाल उस वक्त देखने को मिलती थी, लेकिन लोगों को जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे लोगों का साथ भी इसमें मिलता चला गया। लेकिन जी, तीसरी लहर के एक संकट को लेकर के भी बात कर रहे हैं मैम। तीसरी लहर का जी, अंदेशा है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। तो ज़रा इस पर मैं बात करूंगा। डॉक्टर अंकुर धीमान भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं और एक बार फिर से संपर्क हो गया हमारा उनसे। डॉक्टर अंकुर, ये जो तीसरी लहर का खतरा था, इसका अभी भी अंदेशा बना हुआ है और ये माना जा रहा है कि अगर इसी तरीके से लापरवाही बरती गई तो आगे वो दिन दूर नहीं कि जब तीसरी लहर भी भारत के अंदर दाखिल हो सकती है। तो इसको लेकर के तैयारियां आप किस तरीके से देखते हैं और कितनी बड़ी चुनौती है तीसरी लहर के अंदेशे को लेकर उनकी तैयारियों को मुकम्मल करना? तीसरी लहर की भी एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। जी। जिस तरह से लापरवाही चल रही है, मार्केट एकदम से खुल चुके हैं, लोग बिना मास्क के मार्केट में घूम रहे हैं, तो इससे कोरोना का जो स्प्रेड है वो मुझे लगता है थोड़ा और बढ़ेगा अभी। और बच्चों में जैसे बच्चे मास्क पहन नहीं सकते, तो और जो बाहर सब मार्केट में जा रहे हैं, और वही हम कैरियर की तरह घर में आकर और बच्चों को कोरोना स्प्रेड कर सकते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अभी भी अपने बिहेवियर में चेंज करना होगा। हमें फ्रिक्वेंटली मास्क यूज करके ही मार्केट में घूमना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान पूरा अच्छे से रखना होगा। नहीं तो ये हम कैरियर बनकर ही खुद बच्चों को ये स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसका हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो थर्ड वेव आसानी से आ सकती है इंडिया में। बिल्कुल। और तो तीसरी लहर का अंदेशा भी इसलिए बार बार जताया जा रहा है, लेकिन इसीलिए बार बार जताया जा रहा है। बिल्कुल दर्द हो, परेशानी हो, कोरोना का डर भी हो, लेकिन उसके बावजूद चेहरे पर मुस्कान लेकर के जब डॉक्टर अपने पेशेंट को देखते हैं तो एक पेशेंट के मन में भी भरोसा बनता है। लेकिन इस दौरान कुछ और परेशानियां भी हैं जो डॉक्टर्स के सामने रहती हैं, जिसको लेकर के अक्सर डॉक्टर्स और उनकी एसोसिएशन लगातार मांग उठाती रहती है कि सुधार होना चाहिए, चाहे वो सुरक्षा का कानून हो, चाहे डॉक्टर्स की कमी को लेकर के बात हो। स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत हद तक अभी भी बदलाव लाने की जरूरत है। सर, आपको क्या नजर आता है, क्या और चीजें हैं जो बेहतर की जा सकती हैं? देखिए, हमारे जितने भी डॉक्टर हैं वो अपनी पूरी जी जान लगाकर इस कोरोना वायरस को रोकने की जहरजात में लगे हुए हैं। बट फिर भी अभी थोड़ी बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट इसमें करनी चाहिए। जैसे कि हमें लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए अभी भी कि हम कैसे इस कोविड को स्प्रेड को रोक सकते हैं। हमें उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए कि कैसे क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं जिससे वो बेसिकली उन्हें कोविड वायरस ना हो, वो उसके कैरियर ना बने। तो सबसे पहले तो जनता को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो कैसे अपने स्प्रेड को रोक सकते हैं और कैसे खुद को भी बचा सकते हैं कोविड वायरस से। ये मुझे लगता है इस टाइम पे सबसे जरूरी है कि जनता को पता चले कि उन्हें क्या करना है। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी जी जान लगाकर कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर तक बात आनी ही नहीं चाहिए। जी, लोगों को डॉक्टर्स तो खुद पूरी ही तरीके से कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश को पूरा सरकार को करना चाहिए। सरकार की भी इसमें जिम्मेदारी है, प्रशासनिक स्तर पर इन चीज़ों को लेकर के कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन इसमें डॉक्टर्स का जो खेमा है वो आगे आकर के लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। और इस बीच हमारे साथ पलवल से सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। सर, जरा मैं जल्दी से आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि चुनौतियाँ तो अपार थी, बहुत हद तक मुश्किलों के बारे में हमने बाकी जो हमारे साथ पैनलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे हमने बात की है, लेकिन आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पहली लहर, दूसरी लहर, बहुत परेशानियाँ, इस दौरान कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी बात या कोई ऐसी घटना आपके जहन में हो जो आप साझा करना चाहें? जी, सबसे पहले मैं
आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा और सभी डॉक्टर्स को भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा राष्ट्रीय डॉक्टर डे की। और जो आपने सवाल पूछा कि तीसरी लहर की जो आशंका मन में रखी जा रही है, तो हमें तैयारी तो यही सोचकर करनी चाहिए, जैसे कि एक सवाल अगर हम पेपर के लिए तैयारी करते हैं तो ये सोचकर करते हैं कि अगला पेपर मुश्किल आएगा, वैसे ही हमें तीसरी लहर की यह सोचकर तैयारी करनी चाहिए कि लहर जरूर आएगी। अगर हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देश का सुदृढ़ होता है, वो चाहे कोविड से लड़ने के लिए काम आए, चाहे वो और बीमारियों से लड़ने के लिए काम आए, लेकिन हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर और सुदृढ़ होने का हमेशा फायदा रहेगा। और इस सब के लिए डॉक्टर्स को भी संगठित होने की जरूरत है और प्लान्ड वे से चलने की जरूरत है, स्टेप बाय स्टेप। कभी कभी हम ये समझते हैं कि यह काम करने की जिम्मेवारी केवल सरकार की है और सब कुछ रेडीमेड प्लेटर में रखा आएगा, ऐसा सोच के चलते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। डॉक्टर्स को अपनी डिमांड्स को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बनाने की जरूरत रहती है और साथ के अंदर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता रहती है। अगर सब लोग मिलकर चलते हैं और देश के जनता के लिए काम करते हैं तो जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो डेफिनेटली बेटर हो जाती हैं। गवर्नमेंट सेटअप जो काम करता है वो पब्लिक हेल्थ लेवल पे काम करता है, जो इस प्रकार की सुविधाएं रहती हैं जो सभी को आमतौर से आवश्यकता जिनकी रहती है। प्राइवेट सेक्टर आमतौर से इस फॉर्मूले पे काम करता है कि जिसके अंदर एक जो उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से या जो रेवेन्यू मॉडल पे काम करता है, जो एक सस्टेनेबल मॉडल रहे उस पे काम करता है और दोनों एक दूसरे के परिपूरक रहते हैं। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं, या फिर हम बात मेडिकल कॉलेजेस की भी करें कि मेडिकल कॉलेजेस में वो सेवाएं उपलब्ध हो पाती हैं जो टर्शरी केयर की जिन्हें बात की जाती है कि जहाँ पे वेंटिलेटर्स की या हाई एंड सर्जरीज की बात है जो सिविल हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं हो पाती, तो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। ऐसा देखने में आता है कि मेडिकल कॉलेज में रूटीन जुकाम बुखार वाले मरीजों की भीड़ हुई रहती है, जो जनरल ओपीडी जो पीएचसी में भी हैंडल हो सकती है, और कभी कभी बहुत सीरियस कैंसर वाले पेशेंट वो सिविल हॉस्पिटल्स में इकट्ठे हो रखे होते हैं, जो कि जिन्हें हायर एंड के मेडिकल कॉलेजेस में दिखाने की आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार से अगर मिलकर काम करते हैं तो सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं। और एसोसिएशन का मेरा मानना है कि एसोसिएशन बेसिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को या अपने काडर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है, डिमांड्स को रखने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहती है एसोसिएशन। लेकिन खाली एसोसिएशन की बात नहीं, हर डॉक्टर अपनी जिम्मेवारी के साथ अगर चलते हैं तो तभी जाकर ये हम कोविड की तीसरी लहर के लिए या तीसरी चौथी या कोई भी लहर के लिए, किसी भी ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन आए उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते। ठीक है, चलिए अब मैं सर वापस लौटता हूं, लेकिन बहुत शुक्रिया दमनजीत कौर जी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं और साथ ही साथ अंकुर धीमान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन डॉक्टर ब्रह्मदीप आप हमारे साथ बने रहिए और इस दौरान डॉक्टर ब्रह्मदीप से अब आगे ये भी जानेंगे कि मौजूदा वक्त में क्या क्या और चैलेंजेस हैं और इस पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए क्या कदम और उठाए जाने चाहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद।